नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक नॉलेज पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के खिलाफ नकारात्मक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे OIC ने इंडिया पर यह आरोप लगाया है कि इंडिया इस्लामिक फोबिया को बढ़ावा दे रहा है, और हम यह जानने की कोशिश करेंगे क्या यह सच है। क्या भारत में सच में इस्लामिक फोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक 9.99% स्टेक रिलायंस में खरीदने वाली है, और हम ये जानेंगे कि रिलायंस के इस इंसिडेंट के बाद रिलायंस को क्या फ़ायदा बेनिफिट होने वाला है, और ये भी जानेंगे कि फेसबुक का भी इसमें क्या लाभ होगा। ये भी जानेंगे कि इस फैसले से आप पर और हम पर इस फैसले का असर क्या होने वाला है। तो बहुत कुछ है नया जानने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। इस कोविड-19 के महामारी के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। गोवा इंडिया का पहला कोरोना फ्री स्टेट बन गया है। मतलब यहाँ पर एक भी न्यू कोरोना केस नहीं आया। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि गोवा अपने आप को कोरोना फ्री स्टेट क्यों कह रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोवा में पहला केस 25 मार्च को आया था और आखिरी केस 3 अप्रैल को आया, और पिछले 20 दिनों में एक भी न्यू केस नहीं आया। लेकिन यहाँ पर सरकार की आलोचना भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 900 टेस्ट ही कराए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक्चुअल जो संख्या है पेशेंट की वो सरकार के रडार के सामने अभी आई ही नहीं है। तो हो सकता है गोवा में फ्यूचर में केस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि कोरोना फ्री मुक्त हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले विश्लेषण पर। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कहा है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि इस्लामिक फोबिया एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब इस्लाम के खिलाफ डर फैलाना है। आगे बढ़ने से पहले आप OIC के बारे में जान लीजिए। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में टोटल 57 मेंबर्स हैं, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जेद्दाह में है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, OIC ने भारतीय मीडिया को टारगेट करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया कोविड-19 को मुसलमानों से जोड़कर एक नई प्रोफाइलिंग कर रहा है। साथ ही OIC IPHRC ने इंडियन गवर्नमेंट से आग्रह किया कि इस पर कदम उठाएं और इस्लामिक फोबिया को बढ़ने से भारत में रोकें। तो क्या ये मानना सही है कि भारत में सच में इस्लामिक फोबिया बढ़ रहा है? जवाब है नहीं। दरअसल ये पूरा मसला शुरू होता है तबलीगी जमात संगठन से। ये एक ऐसा संगठन है जो इस्लाम को यानी जो इस्लाम का पुराना जीवन जीने का तरीका है उसको वापस लाना चाहती है। इस ग्रुप ने मार्च महीने में भारत के निज़ामुद्दीन के मरकज़ में इन्होंने एक मीटिंग की, यानी ये वहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके बाद जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने एक सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनके मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इनको क्वारंटीन में डाल दिया। इसी के चलते इन लोगों ने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, और इसी चीज़ को भारतीय मीडिया ने अपने प्राइम शोज़ में दिखाया। इसका मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा मीडिया मुस्लिम रिलीजन को टारगेट कर रहा है या भारत में इस्लामिक फोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में दुनिया का सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम आबादी रहती है। फर्स्ट पर इंडोनेशिया है, और गैर मुस्लिम देशों की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। वहीं पाकिस्तान की माइनॉरिटी हिंदू की बात करें तो वहाँ सिर्फ अब 1% आबादी ही रहती है। वहीं भारत में माइनॉरिटी यानी हमारी मुस्लिम आबादी 40% से भी अधिक है, जो कि बढ़ते जा रही है। ये तथ्य हमें बताते हैं कि भारत माइनॉरिटी यानी मुस्लिम के लिए जन्नत से कम नहीं है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भारत को एक धर्म के चश्मे से देखते हैं, इसलिए भारत का साफ तस्वीर ये नहीं देख पाते। और यही नहीं, खाड़ी देश के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने ट्वीट करके कहा कि अगर मुस्लिम पर क्रूर हमला इसी तरह चलता रहा तो भारत के सामान को गल्फ कंट्रीज बहिष्कार करना शुरू कर देगा। अब सवाल ये कि ये कितना मुमकिन है। अब बात करें अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति की, तो अभी कोई भी देश भारत के सामान का बहिष्कार नहीं कर सकता। अभी फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत ने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें से कुछ गल्फ कंट्रीज़ भी है। और आप सभी को पता है HCQ
इस दुनिया में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है कोविड-19 से लड़ने में, तो ऐसा दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जो भारत के सामान का बहिष्कार करे इस स्थिति में। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि फेसबुक 9.99% स्टेक रिलायंस में खरीदेगी। ये डील 5.7 बिलियन में हुआ है। रिलायंस ने अपने ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग को रिलीज़ करते हुए कहा है कि फेसबुक 43,574 करोड़ की इन्वेस्ट करेगा, जो कि जियो प्लेटफॉर्म पर होगा, और इसी के साथ इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट होगी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आई। अब हम देखेंगे इस डील से रिलायंस को क्या बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। पहले बेनिफिट की बात करें तो अभी फ़िलहाल रिलायंस के पास डेब्ट यानी उधार इस वक्त 1.53 लाख करोड़ का है, और इस डील के बाद रिलायंस में इन्वेस्टमेंट आएगा और डेब्ट यानी उधार में भी काफ़ी कमी आएगी। आपको बता दें कि 42वें एनुअल जनरल मीटिंग जो कि अगस्त 2019 में हुआ था, उसमें मुकेश अंबानी ने कहा था कि वो कंपनी को ज़ीरो नेट डेब्ट कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसकी डेडलाइन उन्होंने मार्च 31, 2021 रखी। तो इस डील से उनका ये लक्ष्य काफ़ी हद तक कंप्लीट हो सकता है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो रिलायंस रिटेल और ई कॉमर्स के बिज़नेस में भी आना चाहती है। तो रिलायंस एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि ये अपने जियो मार्ट और ई कॉमर्स के बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। तो फेसबुक की व्हाट्सएप जैसे ऐप रिलायंस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होंगे। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो फेसबुक और रिलायंस मिलकर चाइनीज़ कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि वीचैट और टिकटॉक। अब बात करते हैं इस डील से फेसबुक को क्या फ़ायदा होने वाला है। इस डील से फेसबुक को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मार्केट एक्सेस का। फेसबुक एक नए ऐप पर काम कर रहा है जिसका नाम लासो है। ये एक टिकटॉक जैसी ऐप है। इसके लिए फेसबुक को कई सारे भारत में यूज़र्स चाहिए, और इस डील से फेसबुक को वो यूज़र्स जियो के तहत मिल जाएगा। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो फेसबुक एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत वो व्हाट्सएप सर्विस में एक पेमेंट सर्विस भी ऐड करना चाहता है। लेकिन इंडिया में पहले से इस फील्ड में काफ़ी कंपटीशन है। मार्केट में पहले से कई सारे ऐप मौजूद है जैसे कि फ़ोनपे और पेटीएम, लेकिन इस डील के बाद फेसबुक इस कंपटीशन में भी जियो के सारे आगे बढ़ सकता है। अब हम देखेंगे कि इस डील से कस्टमर यानी हम पर क्या असर पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इससे फेसबुक और रिलायंस दोनों ही अलग अलग नए ऑफ़र निकालेंगे मार्केट में, जिससे सीधे तौर पर कस्टमर को फ़ायदा होने वाला है। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कस्टमर्स के लिए उतना बेनिफिट साबित नहीं होने वाला, क्योंकि इससे जियो और भी काफ़ी मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि एयरटेल और वोडा वो मार्केट में पिछड़ जाएंगे। और हाल ही में आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुना होगा कि वोडाफोन बंद होने की कगार पर है, और इसके बाद जियो की मार्केट में एक तरह की मोनोपोली हो जाएगी, जिसके तहत वो प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कस्टमर को इससे काफ़ी कम बेनिफिट होने वाला है। हालांकि आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बस अभी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।